ब्रेन इकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, बेनियक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपके लिए लाया था पॉलिटी सीरीज। जैसा इस पॉलिटी सीरीज में आज का लेक्चर है थर्ड लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान लिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में जान लिया था जो इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके बिना पर कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अब आगे बढ़ते हैं इस संविधान की जर्नी में। तो with the adoption of constitution by the members of Constituent Assembly on November 26, 1949, India became the largest democracy in the world. तो हमारा जो संविधान है इसको हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अगर कोई नया बंदा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा तो उसको पता रहेगा कौन से पार्ट में क्या मेंशन है। फॉर अवर कन्वीनियंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। पार्ट 1 ये है आर्टिकल 1 to 4। इट इज रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट बताता है भारत के यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में और कैसे जो नई स्टेट हैं वो बनेंगी और उन नई स्टेट के बनने से जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी उन पे क्या अंतर आएगा। तो ये सब कुछ बताता है हमारा पार्ट 1, जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, कि कौन कौन भारत का सिटीजन होगा और कौन कौन भारत का सिटीजन नहीं होगा और क्या एक्ट करने पर आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। सो द सिटीजनशिप इज मेंशन इन पार्ट 2। फिर आता है पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स, जो है मौलिक अधिकारों के बारे में। पार्ट 3 बात करता है कि जो सिटीजन है उनकी क्या क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को वो कैसे इन्फोर्स करा सकता है। सो इट इज मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पार्ट 4 ये है आर्टिकल 36 to 51। इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे जो फंडामेंटल राइट्स में इनकलकेट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, बट उनको ध्यान में रखते हुए स्टेट अपनी वेरियस पॉलिसीज बनाती हैं। उनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब जो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाने में उन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपनी नई पॉलिसीज बनाएगी। ये मेंशन है पार्ट 4 में। फिर पार्ट 4 है, ये बात करता है कि सिटीजन है उनकी क्या ड्यूटी होंगी। सो इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, आर्टिकल 51A। और ये जो पार्ट 5 है वो यूनियन के बारे में बात करता है। और ये जो पार्ट 5 है ये काफी बड़ा पार्ट है, तो इसको वेरियस चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर 1 ये बात करता है एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल 52 to 78 में मेंशन है। फिर चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इंप्लीमेंट करता है। सो लेजिस्लेचर है आर्टिकल 79 to 122 में। फिर चैप्टर 3 इट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 123 में। ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉस हैं जो प्रेसिडेंट इश्यू करता है, जिनको हम आगे क्लास में और समझेंगे। फिर चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट यूनियन जुडिशरी, जो आर्टिकल 124 to 147 में। और चैप्टर 5 बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो मेंशन है आर्टिकल 148 to 151 में। सो चैप्टर 5 टॉक अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे, ये बनाए गए थे फॉर द कन्वीनियंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला है उसको कन्वीनियंस हो कि कौन से पार्ट में क्या क्या मेंशन है। तो चलिए अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इनमें हम पहला बात करेंगे बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसे ब्रिटिश सिस्टम से, अमेरिकन सिस्टम से और आयरलैंड से लिया, फ्रांस से लिया। तो वी टॉक अबाउट बोरोड फीचर, जो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। तो रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। ये दूसरा फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। उसके बारे में बात करेंगे, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अंतर समझेंगे। फिर बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स एज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड द फंडामेंटल राइट्स। फिर जुडिशरी की बात करेंगे, वी हैव इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और वेरियस फीचर्स की आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पहला पहला तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो 1935 का एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके बिना पर बना है। और वेरियस फीचर्स हमने बोरो किए हैं, जैसे ब्रिटिश सिस्टम से हमने लिया है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो टू हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम। और हमने ब्रिटिश सिस्टम से ज्यादातर प्रोविजंस लिए हैं क्योंकि पहले ब्रिटिश हमारे देश पे राज करते थे, तो वी हैव द फेमिलियरिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश। देन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हमने ब्रिटिश से लिया है। फिर इलेक्टोरल सिस्टम भी ब्रिटिश से लिया है। प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड भी ब्रिटिश से लिया है, लेकिन ब्रिटेन में प्रेसिडेंट की जगह होता है मोनार्क, बट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मोनार्क इन रेफरेंस ऑफ इंडियन ब्रिटेन आर सेम, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो मोनार्क है इट्स ऑल अबाउट पंप एंड शो, जिनके पास कोई रियल पावर नहीं होती, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल लोकस ऑफ पावर। और पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमने ब्रिटिश से लिए है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात भी हमने ब्रिटिश से ली है। सिटीजनशिप की भी, कि इंडिया के पास जो सिंगल सिटीजनशिप है, अनलाइक अमेरिका जहां पे डुअल सिटीजनशिप है कि आप स्टेट का भी मेंबर हो प्लस एक यूनियन का भी मेंबर हो। सो सिटीजनशिप वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन रिट जुरिस्डिक्शन भी हमने ब्रिटिश से लिया है। रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटिश से लिया है हमने। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शनिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर वी हैव टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 है वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। देन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट हमने लिया है जापान से। फिर जर्मनी से लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया है। आयरलैंड से लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। फ्रेंच से हमने कंसेप्ट लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का। और सोवियत यूनियन से लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कंकरेंट लिस्ट जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब दो हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो ये कुछ बोरोड फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसकी वजह से वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर का, वेरियस लोगों का कहना है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेस्ट की कॉपी है, एक तरीके से कि भारत ने वेस्ट की नकल कर ली है। तो उस पर हमारे जो संविधान के निर्माता हैं बी आर अम्बेडकर, उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारत दूसरों की कॉपी है, क्योंकि जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का, अमेरिका इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इनेक्ट हो गया था लगभग 1787 में। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में। तो अंबेडकर का कहना है कि मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अब हम क्या ही नया कर सकते हैं। नई चीज हम इतना ही कर सकते हैं, जो मतलब पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनमें जो गलतियां थी, फॉल्ट्स थी, और जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो नई चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, वही चेंजेस हम ला सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोर देन hundreds years have rolled over since the first written constitution was drafted. The only new thing are the variation made to remove the faults and accommodate it to the need of the country. तो ये कहना था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। और हमारे संविधान निर्माता का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि सारे फीचर्स हमने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, जैसा आजकल चलता है कॉपी कर दो पेस्ट कर दो प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन की डाइवर्सिटी, इंडियन के कल्चर, इंडिया की जो डिफरेंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको एड्रेस कर रही है, इंडियंस की प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं। जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो हमारे आर्टिकल 17 में मेंशन है, जो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
क्योंकि भारत में जो अनटचेबिलिटी थी वो प्रेवलेंट थी, जिसको हटाने के लिए आर्टिकल 17 आया। देन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वेरियस प्रिंसेस को पद दे देती थी, टाइटल दे देती, जैसे रायजादा, ये सब जो टाइटल मतलब लोग अपने नाम के आगे लगा देते थे, तो उसको हटाने के लिए भी यूनिक प्रोविजन लाया है, क्योंकि इसकी वजह से भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से हो सकता है कि जो रायजादा हैं, जो ऊपर हैं, या कोई अलग कम्युनिटी के जो टाइटल लगाए हैं वो अपनी नाम के साथ लगा देते हैं, तो वो अपने आप को सोशल हायरार्की में ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैज ब्रॉट द प्रोविजन ऑफ अबॉलिशिंग द टाइटल्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा फंडामेंटल राइट है विच इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर नहीं आ रहा है तो गूगल करो, जानो, और फिर कमेंट करके बताओ कि ये फंडामेंटल राइट है, जिससे आपको याद रहेगा। और in our constitution there are special protection for scheduled caste and scheduled tribes, और the provision related to languages, क्योंकि भारत के लिए ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी, मतलब कि इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, थोड़ा आप 10-20-50 किलोमीटर जाएंगे तो आपकी जो मतलब डायलेक्ट है, लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो स्पेशल लीव पिटीशन पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी फंक्शनिंग भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई गई है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट है, क्योंकि इसमें हर चीज को डिफाइन किया गया है प्रॉपरली। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके बिना पर हम कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने जो वेस्ट है उसके जो संविधान है उनको कॉपी पेस्ट कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग भी वेरियस प्रोविजंस हैं। अब दूसरे फीचर्स पे आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका क्या मतलब है रिटन और अनरिटन? मतलब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि भारत में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक बॉडी बनाई गई जिसने एक संविधान लिखा जिसके अकॉर्डिंग लॉ बने जाएंगे। अब जो इंडिया में पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। उसके बाहर अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इट इज लायबल टू बी स्टक डाउन, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा अगर कोई लॉ हमारे संविधान के खिलाफ है तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस डिफरेंसेस देखते हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कोडिफाइड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब अगर आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लेने जाएंगे तो वो आपको पन्नों में दे देंगे कि ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, इसके बिना पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि भारत का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खरीदने जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर बुक मिलेगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड एंड कंपाइल्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कोहेसिव मैनर। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ है, मतलब नए नए लॉ आते गए, उनके बिना पर कॉन्स्टिट्यूशन बनता गया। जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट था जिनके अकॉर्डिंग लॉ बने हैं। सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्स over a long period with new set of laws and guidelines being added as time progresses। जबकि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली कंपाइल्ड है और एक मतलब प्रॉपर बॉडी बनाई गई थी, जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी। फ्लेक्सिबल मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंजेस इजीली लाए जा सकें, चेंजेस कैन बी ब्रॉट इजीली, while in rigid constitution changes cannot be brought easily। तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल ही है, क्योंकि वहां पे जैसे जैसे पार्लियामेंट लॉ पास करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कुछ प्रावधान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो मतलब इजीली चेंज नहीं हो सकते, जिनको आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसेसेस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। तो इस बिना पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है।
जबकि कुछ प्रोविजंस हैं विच कैन बी मतलब इजीली चेंज बाय सिंपल मेजोरिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्स ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो मतलब फ्लेक्सिबल भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। मेजरली फ्लेक्सिबल, however there can be instances where even the written constitution is rigid। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, क्योंकि उस पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है उसके पास पावर लिमिटेड रहती है, जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की जो पावर है वो काफी वाइड रहती है, क्योंकि इनकेस अगर ऐसा लॉ बनाया जो संविधान के खिलाफ है तो जुडिशरी के पास पावर होगी कि उस लॉ को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसको खत्म कर दें। सो इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी हैज मोर पावर इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे आपको सिर्फ यूनिटी पॉलिटी देखनी पड़ती है, मतलब जैसे ब्रिटेन में है कि जो यूनियन है उस पे ही एक हेड है, वो वेरियस स्टेट्स को देख रहे हैं। जबकि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे फेडरल पॉलिटी और यूनिटी पॉलिटी दोनों देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका और इंडिया जहाँ पे फेडरलिज्म है। सो एंड वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन हैव बोथ यूनिटी एज वेल एज फेडरल पॉलिटी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा फीचर है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं जैसे आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लेने जाएंगे 5-6 पन्ने में वो आपको दे देगा कि साहब ये लो, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि भारत का लेने जाएंगे तो आपको मोटी बुक मिलेगी कि ये है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक भारत का एक यूनिक फीचर है। तो उसके लिए मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्यों भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत में पहला तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर एंटायर कंट्री, जबकि अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, जबकि भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर एंटायर कंट्री। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस हैं वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटी एटसेट्रा, मतलब सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, वो भी संविधान के अंतर्गत, जिसकी वजह से जो ये वेरियस माइनॉरिटीज हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। अगर सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही है तो उनके पास संवैधानिक अधिकार हैं कि हाँ हम अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट कैरीज माइन्यूट डिटेल्स related to administration and government because constitution makers does not want to leave anything to chance। इसलिए मतलब किसी को भी ऐसे कि बाद में जाके किसी चीज का मिसयूज ना हो सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर चीज की माइन्यूट डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। कैसे ही भारत का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, वेरियस जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो कैसे फंक्शन करनी चाहिए, ये हमारे संविधान में प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन काफी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पावर डिवाइडेड है दो लेवल पे, यूनियन और स्टेट, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को पावर प्रोवाइड कर रहा है। इन कुछ कारणों की वजह से जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी बड़ा है, काफी लेंथी है। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फीचर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये था आज के लेक्चर के लिए। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। मैं काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता तो 2-2 घंटे के कर लेता, बट आपको इंटरेस्ट ना आए तो क्या मतलब है। मतलब लेक्चर ऐसा करो ना 15-20 मिनट का है, 25 मिनट का है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का है, कि आप एक सिटिंग में पूरा उसको देख लो, उसको समझ लो, उसके नोट्स बना लो और उसको एक बार पढ़ लो, फिर से आगे 25 मिनट का देख लो। तो एक दिन में आप 3-4 लेक्चर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, और इससे आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको ब्रेक्स मिलते रहेंगे, जिससे आपका जो माइंड है वो वापस नया कुछ पढ़ने के लिए चार्ज हो जाए, वापस उसमें एनर्जी आ जाए। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने वेरियस फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप उनको देखिए, जैसे ज्योग्राफी वगैरह, IR, पॉलिटी, हिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आपको यूपीएससी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो वी हैव ब्रेनियक IAS मेंटरशिप प्रोग्राम, so you can watch it. Thank you. This is for today's lecture.